अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा जी। तो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर्स? वालेकुम अस्सलाम सर जी, आप कैसे हैं? जी शुक्र है अल्लाह का। मैं कुछ तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, इसी वजह से लेक्चर लेट हुआ थोड़ा सा। सर जी वो मैंने पूछना था पर मुझे लगा कि शायद जी आप वो सर वो मैंने ना पूछना था लेक्चर का, पर मुझे लगा कि 23 तक छुट्टियां हैं इस वजह से नहीं आप नहीं, आपको ये खुद ब खुद ही लग गया है कि 23 तक छुट्टियां हैं? ये क्यों नहीं लगा कि 14 अगस्त तक छुट्टियां हैं? प्लीज कोई सर। डॉक्यूमेंट होगा ना, कोई यूनिवर्सिटी ने कोई इंस्ट्रक्शन दी होगी, या आपको खुद ही लग गया कि भाई 23 तक सर वो छुट्टियां हैं? कोई और उठेगा, वो कहेगा कि मुझे लगा है जी 14 अगस्त तक छुट्टियां हैं, फिर हम क्या करेंगे? ये तो कोई रीज़न नहीं है ना। सर सॉरी फिर हम लोगों ने सर मैंने बहरहाल नोटिफिकेशन टीचर 3-4 दिन छुट्टी पे रहे, आपको ना पता हो, क्लास ना हो रही हो, आप में से कोई नहीं पूछता। इट्स योर शोज योर सीरियसनेस अबाउट द स्टडीज इन जनरल एंड STS 604 इन पर्टिकुलर। सर वो जी बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं। हाँ सर जी लास्ट टाइम कहाँ तक हम पहुंचे थे रमज़ान साहब? सर जी, वही लास्ट टाइम हमने उसके फाइल मेन्यू और उसके कर आगे लिए थे ना? जी ये चीज़ें की थी लास्ट चलो, टाइम। तो आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इन आर। ठीक है। आर के अंदर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं, हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का एक कीवर्ड है और फिर उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। ठीक है। कीवर्ड क्या है? जैसे बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके लिए कीवर्ड आपके पास है बाइनोम, BINOM। आगे मैं बताता हूँ कि इसके पैरामीटर्स है, कि इसके पैरामीटर्स क्या है। ये मैंने आर लगा दिया है साथ। ठीक है। अब आर लगा हुआ है, आर को फिलहाल आप छोड़ दें। बाइनोम कीवर्ड है, रैंडम नंबर जनरेशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का POISP वर्ड है, हाइपर का हाइपर P वर्ड है। अब हम वापस आते हैं कि इसको, इससे कीवर्ड से क्या हो रहा है। देखें, 4-5 चीज़ें आपके पास। कीवर्ड आर, जब आप आर लगाएंगे और आगे डिस्ट्रीब्यूशन का कीवर्ड लगाएंगे तो इट मींस यू एक्चुअली वांट रैंडम नंबर जनरेशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? तो आप रैंडम नंबर जनरेट करना चाह रहे हैं। अब फिर आगे इसकी कोडिंग हम करेंगे कि पैरामीटर्स किस तरह हैं, दूसरी चीज़ें किस तरह हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। हर डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो आर में भी देने पड़ेंगे। इस तरह डी आपके पास है कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का, और डी डी का शुरू में लगाएंगे अल्फ़ाबेट, तो इट मींस कि एक्चुअली यू आर गोइंग टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, आप फाइंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो भी आप कमांड देंगे उसके अंदर कोई ना कोई एक्स की वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। इस पे हम अभी आते हैं कि कैसे है। फिर पी और आगे डिस्ट्रीब्यूशन का कीवर्ड। ठीक है, मतलब आर, डी और पी सेम रहेंगे, कीवर्ड चेंज होता जाएगा। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स आप फाइंड करना चाह रहे हैं, या प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं। इसकी भी कमांड पे भी हम देखते हैं कैसे क्या होगा। ठीक है। देन क्यू कीवर्ड, कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेसिफिक होगा। क्यू का क्या मतलब है कि आप इनवर्स यूज करना चाह रहे हैं। इनवर्स का क्या मतलब है कि वो एक्स आप फाइंड करना चाह रहे हैं फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सम गिवन प्रोबेबिलिटी। वो गिवन प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आप वो एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं जिसकी 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। मतलब आप ये यहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि एक्स की वो वैल्यू जिससे लेफ्ट साइड पे एरिया जो है प्रॉब के इक्वल है। तो एफ ऑफ एक्स लेफ्ट साइड पे ही होता है ना, CDF, इनवर्स यूज। और यहाँ पे आप क्या करना चाह रहे हैं, वो एक्स फाइंड करना चाह रहे हैं जिससे, जिसके राइट साइड पे एरिया जो है वो प्रॉब के इक्वल है। राइट साइड पे क्यों? क्योंकि एफ ऑफ एक्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, एंड 1 माइनस एफ ऑफ एक्स मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज
ग्रेटर देन एक्स, मतलब राइट साइड ऑफ दैट एक्स, वो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। तो बेसिकली आर डी और पी, आर डी पी और क्यू को आपने इंटेलिजेंटली यूज करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का कीवर्ड जो है वो सेम रहेगा। मैं इसको एग्जांपल यूं कर देता हूं, सॉरी, आर, आगे कीवर्ड आ जाएगा, फॉर एग्जांपल बाइनॉम है, सबसे पहले आपके पास आएगा एन, कितने रैंडम नंबर आपने जनरेट करने हैं, ठीक है, दैट विल बी शोन बाय एन। देन यू हैव साइज, आपका पहला पैरामीटर, इसको भले से आप एन के बजाय कोई और नंबर दे दें, ठीक है, या एम दे दें। पहला पैरामीटर आप कहते हैं जी 10। देन यू हैव prob equal to second parameter, that is 0.5. So it means it will generate n random numbers from a binomial distribution with these two parameters, size मतलब sample size equal to 10 और prob equal to 0.5, p equal to 0.5। अच्छा, अगर इसको आपको n कंफ्यूज कर रहा है तो आप इसका कोई नाम दूसरा रख लें, आप m रख लें, या फॉर एग्जांपल कैपिटल M रख लें, m रैंडम नंबर्स। ये कोई भी नंबर देना है कि कितने रैंडम नंबर आपने जनरेट करने हैं। साइज इक्वल टू 10, यहाँ साइज से मुराद क्या है, सैंपल साइज, वो n जिसको कहते हैं, एक पैरामीटर n होता है ना बाइनॉमियल का, दूसरा आपके पास p होता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिस्कशन थोड़ी सी मैं करना चाहूँगा कि अगर तो आप साइज इक्वल टू 10 लिखते हैं, प्रॉब इक्वल टू 0.5 लिखते हैं, तो इसकी आप पोजीशन चेंज करके इधर ले आए, साइज को बाद में लिख दें, फाइन, कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप सिंपल यूं लिखना चाहते हैं, प्रॉब नहीं लिखना चाहते, जस्ट 0.5 लिखते हैं, तो इसका मतलब है कि ये तीन अगर आपने नंबर लिखे हैं, तो पहला नंबर m है जो कि रैंडम नंबर्स की तादाद है, दूसरा जो भी नंबर है चाहे वो पॉइंट्स में है जैसे भी है, दैट इज n स्मॉल n द पैरामीटर ऑफ बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपने यहाँ साइज इक्वल टू 10 नहीं लिखा हुआ, तो फिर जो भी पहला नंबर आप देंगे दैट विल बी कंसिडर्ड एज n सैंपल साइज, मतलब फिर आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, अब आपको इसी सीक्वेंस में देना है। हाँ, अगर आप ऐसे लिखें, प्रॉब इक्वल टू 0.5 और साइज इक्वल टू 10, तो यस, अब आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं क्योंकि आपने कंप्लीट लिखा है, अदरवाइज आपको ये ऐसे लिखना है। क्लियर है जी ये बात? अब दोबारा वापस आए कीवर्ड्स की तरफ। कीवर्ड्स पे आ गए, जैसे बाइनॉमियल का कीवर्ड है, तो यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, आर बाइनॉम 50, आई एम जनरेटिंग 50 रैंडम नंबर्स from a binomial distribution with n size and probability prob equal to p. Then Poisson distribution, यहाँ पे लैम्डा लिखना नहीं है, लैम्डा की वैल्यू देनी है, या लैम्डा इक्वल टू जो भी आपने देना है, आर पॉसो या आर पॉ 50 रैंडम नंबर्स फ्रॉम पॉसो डिस्ट्रीब्यूशन विद लैम्डा एज पैरामीटर, लैम्डा की जो भी वैल्यू आप दें। इस तरह हाइपर ज्योमेट्रिक का जो है कीवर्ड है हाइपर, और इसमें आर हाइपर 50 m n एंड k। अब यहाँ पे ये मैंने लिखा हुआ है, आगे m और n और k की डेफिनेशंस लिखी हुई, ये ज़रा हमें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं m नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन, स्मॉल m, जिसको हमने k से जाहिर किया था अगर आपको याद हो, n नंबर ऑफ फेलियर्स इन द पॉपुलेशन, ठीक है, और तीसरा क्या है आपके पास, k इज द सैंपल साइज। तो मतलब थोड़ा सा इसमें फर्क आएगा आपके पास नोटेशंस में। हम आमतौर पे के नंबर ऑफ सक्सेसेस इन द पॉपुलेशन कहते थे, स्मॉल एन को सैंपल साइज कहते थे, तो थोड़ा सा यहाँ पे फर्क आएगा। जो भी आप पहला नंबर देंगे दैट विल बी नंबर ऑफ सक्सेसेस इन पॉपुलेशन, जो भी आप दूसरा नंबर देंगे दैट विल बी नंबर ऑफ फेलियर्स इन द पॉपुलेशन, और जो भी आप तीसरा नंबर देंगे दैट विल बी सैंपल साइज। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ पे कैपिटल एन का जिक्र नहीं है जी, तो क्यों नहीं है जी, हाइपर ज्योमेट्रिक में तो कैपिटल एन पैरामीटर होता है ना, क्यों जिक्र नहीं है उसका? जी कोई बोलेगा?
आवाज आ रही है? जी सर जी, वो तो क्यों जिक्र नहीं है जी? देखें जी, बोलें। सर वो 50 हमने दिया हुआ है ऑलरेडी। नहीं, 50 रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, ऑलरेडी दिया नहीं हुआ। ये रैंडम नंबर तो जनरेट करने हैं ना कि फलां डिस्ट्रीब्यूशन से, उसके पैरामीटर्स तो देने हैं, ऑलरेडी नहीं दिया हुआ। फिर यहाँ पे क्या था बाइनॉमियल में 50, वहां वो, फिर यहाँ पे क्या था पॉसम में, उसमें तो एक पैरामीटर होता है। देखें, जब आप बता दिए कि पॉपुलेशन में नंबर ऑफ सक्सेसेस m है और नंबर ऑफ फेलियर्स n है, तो इट मींस कि आपने पॉपुलेशन का साइज बता दिया है ना, m प्लस n इज द साइज। हाइपरजोमेट्रिक्स डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ उसी वक्त एप्लीकेबल होती है जब आपकी पॉपुलेशन फाइनाइट हो, ठीक है। और हाइपरजोमेट्रिक में हम क्या करते हैं, every outcome can be categorized in two possible ways, either it is categorized as a success or as a failure. So m is the number of successes in the population, small n is the number of failures in the population. So it means कि m plus n is the actually population size. जब ये चीजें दोनों आपने सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड कर दी हैं, तो इस मीन्स कि आपने बता दिया है कि टोटल साइज कितना है। क्लियर है जी? आगे देखें, इस तरह मल्टीनोमियल का है, मल्टीनॉम और मल्टीनोमियल में आप रैंडम नंबर जनरेट करेंगे r मल्टीनॉम, यहाँ पे आप नंबर देंगे, वो मतलब 50 लिखना चाहिए यहाँ पे कि कितने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं। आगे आप साइज देंगे, साइज से क्या मुराद है, अगर आपको याद हो तो उसमें पैरामीटर्स होते थे n1 n2 n3 अप टू सो ऑन, होता था ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे साइज जो है वो वेक्टर होगा, क्योंकि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, तो साइज की जगह आप एक वेक्टर प्रोवाइड करेंगे। वेक्टर से क्या मुराद है कि सी और उसके अंदर वैल्यूज लिखेंगे, n1 की वैल्यू, n2 की वैल्यू, n3 की वैल्यू। इस तरह प्रॉब क्या होता था वहाँ पे मल्टीनोमियल में p1 p2 p3 अप टू सो ऑन होते थे, तो प्रॉब में भी आप एज अ यहाँ पे एक वेक्टर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। दैट वेक्टर विल कंटेन p1 p2 p3 अप टू pk, kth टाइप ऑफ एलिमेंट्स होते थे। इस तरह साइज भी एज अ वेक्टर आएगा। और n जो है, n इज 50 या 60, कितने रैंडम नंबर आपने जनरेट करने हैं। सिमिलरली आपके पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये कीवर्ड है, नेगेटिव बाइनॉमियल का ये कीवर्ड है। इसके पैरामीटर ज़ाहिर है दो हैं, साइज और प्रोबेबिलिटी, जिस तरह बाइनॉमियल के थे। ज्योमेट्रिक में सिर्फ एक पैरामीटर है, दैट इज़ प्रॉब। आर यूनिफ में दो पैरामीटर हैं, ए बी, मिनिमम और मैक्सिमम। इस तरह आर नॉर्मल में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन है। आर टी में 50 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और एनसीपी। अच्छा, आपने 8वें सेमेस्टर में तो आपने यकीनन पढ़ा होगा कि देयर इज सम नॉन सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन सेंट्रल एफ डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन सेंट्रल काई डिस्ट्रीब्यूशन, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपने पढ़ी हैं? जी, कोई बोलेगा? नो सर जी, हमने नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ये नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी सर। आपने किससे पढ़ा है? 6ठे सेमेस्टर में आपने पढ़ा है ना? बहरहाल चलें, अगर नहीं भी पढ़ा तो बेसिकली आर टी, टी इज द कीवर्ड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कीवर्ड में आर लगा हुआ है ना, बेसिकली आर नहीं है, यूनिफ है। आर इज फॉर रैंडम नंबर जनरेशन। आर टी, टी इस टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कीवर्ड है। आगे 50 रैंडम नंबर जनरेट करने और उसका पैरामीटर एक है डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉन सेंट्रल टी डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर जनरेट करने हो तो आप यहाँ पे देंगे NCP, नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर, ठीक है। चूंकि बाय डिफॉल्ट जब सेंट्रल टी या सेंट्रल काई स्क्वायर या सेंट्रल एफ की बात हो रही होती है तो उसमें नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर 0 होता है बाय डिफॉल्ट। तो इस मीन्स कि अगर आप कुछ नहीं देते तो सिर्फ 50 और डिग्री ऑफ फ्रीडम दे देते हैं, तो इट विल जनरेट 50 रैंडम नंबर्स फ्रॉम टी डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्योंकि इसमें एक ही पैरामीटर होता है।
तो नॉन सेंट्रलिटी पैरामीटर इज बाय डिफॉल्ट विल बी 0 क्योंकि सेंट्रल टी होगा फिर वो। सिमिलरली इज द केस विद chi स्क्वायर एंड f। ज़ाहिर है chi स्क्वायर में आपके पास अगेन डिग्री ऑफ फ्रीडम एक ही पैरामीटर है, f में आपके पास दो पैरामीटर्स हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 मतलब न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 मतलब डिनोमिनेटर। अगर आप नॉन सेंट्रल f की बात करना चाह रहे हैं तो एनसीपी दें, अदरवाइज यहीं पे ब्रैकेट क्लोज कर दें। इस तरह एक्सपोनेंशियल का आर एक्स पी है, इसका क्या उसको कहते हैं, ये पहले मैं ये आपको मिटा दूं, इसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कीवर्ड सिर्फ टी है, आगे वो रैंडम नंबर के लिए आगे लिखा हुआ है। ठीक है, तो chi स्क्वायर और जब आप रैंडम नंबर जनरेट करेंगे फिर गैमा है लॉग नॉर्मल के लिए, लॉजिस्टिक के लिए, बीटा के लिए, काशी के लिए, साइन रैंक, विल्कॉक्सन, वेबल, ठीक है, इन सब के लिए। यहाँ मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, NCP stands for non-centrality parameter for f, t and chi-square distribution. If it is 0 or not given, it means these distribution are central. Hence, NCP is optional for these. अच्छा, अब हम वापस आते हैं जरा R पे। किधर गया? सबसे पहले देखें बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के आपके पास पैरामीटर्स कितने हैं? 2। सो हम कहते हैं ये जी y इज इक्वल टू आर बाइनॉम 10, साइज इक्वल टू 7 एंड p इज इक्वल टू या प्रॉब इक्वल टू 0.8 या 0.8 चले। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है कि it will generate 10 random numbers from following binomial distribution। ये प्रोब की जी जगह सर जी, ये जिस तरह अभी आप बताने लगे थे, प्रोब की जगह पी भी लिख सकते हैं? p लिख सकते हैं। जब भी किसी, ये याद रखिएगा, जब भी किसी कमांड के आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हों कि अगर कोई और वर्ड p से शुरू नहीं हो रहा, इस साइज जैसे साइज s से शुरू हो रहा है ना, ठीक है, अगर कोई और वर्ड एस से शुरू नहीं हो रहा मतलब मैं अगर सिंपल पी लिखूं, ठीक है, या सिंपल एस लिख दूं, या एस आई लिख दूं, या एस आई जेड लिख दूं, जब तक किसी दूसरे इनपुट आर्ग्यूमेंट के साथ इसका कंफ्यूजन नहीं होता तो आर इसको डिटेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2 वर्ड ऐसे होते आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, इनपुट आर्ग्यूमेंट्स के अंदर, जो पी से शुरू हो रहे होते, तो फिर आप का पी से काम ना चलता, फिर 2 अल्फ़ाबेट लिखने पड़ते जब कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब पी से मुराद यहाँ ऑफ कोर्स प्रॉब ही है ना, और तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है जो पी से स्टार्ट हो रहा हो इन ब्रैकेट्स के अंदर, इसलिए इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं, मतलब ये एक हिंट सा है, हमें लिखना पूरा ही चाहिए। वैसे तो अगर आपको पता है कि जो 10 के बाद जो पहला नंबर है वो साइज है, जो दूसरा नंबर है वो पी है, तो आप इनको बगैर ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपली 7 and 0.8 लेकिन फिर आप पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, फिर पहले 7 ही आएगा, बाद में 0.8 ही आएगा। जैसे मैंने लिखा है p इक्वल टू या प्रॉब इक्वल टू करके, इसमें अगर आप प्रॉब पहले लिखते हैं, साइज बाद में लिख दें, तो भी काम चल जाएगा। बहरहाल ये रैंडम नंबर जनरेट होंगे और ये सेव कहाँ होंगे? y के अंदर। ठीक है, सेव वाला काम मैं फिलहाल नहीं करता बिलफर्ज, सिंपली बगी हटा देता हूँ, तो इट विल जनरेट 10 रैंडम नंबर्स फॉलोइंग बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप जरा गौर करें, कोई भी इनमें से ऐसा नहीं है जो 7 से बड़ा हो। क्यों? सर जी, क्योंकि इसे बता दिया कि ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो उनका हाँ, बाइनॉमियल में आपका जो x होता है वो 0 to n होता है, मतलब 0 to 7 होता है। ठीक है, तो ये 0 to 7 के दरमियान आएंगे, रैंडमली असाइन होंगे। दोबारा मैं अगर रन करूँ तो कोई और नंबर आएंगे। ठीक है, दोबारा रन करूँगा कोई और नंबर आएंगे।
बिकॉज दे आर रैंडम। ठीक है, क्लियर है जी ये बात? अगर आप इसको स्टोर करवा लेंगे तो इट विल स्टोर। अब जरा अगली देखने की चीज क्या है, वो ये है डी का यूज करना। आप कहते हैं जी डी बाई नॉर्म, यहां पे आपने x की वैल्यू देनी है, x इक्वल टू 4। ये डी जरा गौर से देखिएगा, मैं जरा इसको इधर भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। यस, डी बाई नॉर्म आपने कैसे यूज करना है, डी आगे कीवर्ड बाई नॉर्म, आपके पास x की वैल्यू और फिर आप देंगे साइज, साइज इक्वल टू फॉर एग्जांपल जो भी आपका साइज है 10 और प्रॉब इक्वल टू फॉर एग्जांपल 0.5। यहाँ पे आप एक्चुअली क्या कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x फॉर साइज इक्वल टू 10 एंड 10 और प्रोबेबिलिटी 5। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 फाइंड किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ x की जगह मैं 4 दे दूँ तो it will find probability of x equal to 4 from a binomial distribution with like this n x p power x और then 1 minus p power n minus x। ठीक है, इस फार्मूले के तहत आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 मिल जाएगा, मतलब x इक्वल टू x मिल जाएगा। तो पहली वैल्यू आपने यहाँ पे जो भी वैल्यू देंगे उसके अगेंस्ट आपको प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्लियर है जी? तो साइज इक्वल टू या जो भी दूसरा नंबर देंगे, साइज इक्वल टू 8 या 10 एंड p इक्वल टू 0.6। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है 0.1147। क्लियर है जी ये? यस सर। ठीक है, अच्छा अब आप ये चाह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मुझे ये मिले, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4। इट मींस कि आप एक्चुअली CDF चाह रहे हैं ना, फ्रॉम लोअर लिमिट टू 4, तो दैट इज CDF। यही CDF होता है। यस सर। ठीक है, कम्युलेटिव sir. डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो वापस आए, इसके लिए आप कमांड कौन सी यूज करेंगे? इसके लिए आप कमांड यूज करेंगे p बाई नॉर्म, आगे कीवर्ड आ जाएगा। आप फॉर एग्जांपल 4 कह रहे हैं, साइज इक्वल टू, अगर साइज ना भी लिखें तो दूसरा नंबर वही होगा 10 एंड प्रॉब इक्वल टू 0.6 या p इक्वल टू 0.6। अब आपको क्या मिलेगा? 0.16 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3 एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4। ठीक है, मतलब दूसरे अल्फाज में अगर आप यूं करना चाहें, x इक्वल टू 0 प्लस x इक्वल टू 1 प्लस x इक्वल टू 2 प्लस x इक्वल टू 3 एंड फाइनली प्लस x इक्वल टू 4। तो इनका जो भी सम आएगा दैट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू दिस। ठीक है, अब इसमें एक चीज थोड़ी सी मैंने मिस की है। वो क्या मिस की है? ये जो कमांड है p वाली, इसके साथ एक अंदर एक और कमांड भी यूज होती है, लेफ्ट डॉट टेल इज इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट डॉट टेल इज इक्वल टू ट्रू। आई थिंक ये यही इसका वो है, अभी चेक भी कर लेते हैं बाय द वे। सॉरी, लेफ्ट डॉट टेल नहीं था, लोअर टेल, लोअर टेल आई थिंक सो। ठीक, लोअर डॉट टेल का मतलब क्या है कि आप x इज लेस देन और इक्वल टू x की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब आप इसको फॉल्स करेंगे, ये याद गौर से सुने जरा, जब आप इसको फॉल्स करेंगे इट मींस कि एक्चुअली आप x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x की बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको ये दो चीजें जरा बताई थी p के साथ, दिस
और दिस, अगर आप लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू फॉल्स कर देते तो बाय डिफॉल्ट दैट इज ट्रू। अगर इसको फॉल्स कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल दैट इज फॉल्स, तो 0.83, इट मींस की प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6 प्लस x इक्वल टू 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 10। ठीक है, अगर आप इनको ऐड करेंगे तो यू विल गेट ऑफ कोर्स 1। तो लोअर डॉट टेल फॉल्स और ट्रू होने का ये मतलब है। क्लियर है जी ये बात? अच्छा, एक चीज अब यहाँ पे और गौर करने वाली है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 चाहिए, x इज ग्रेटर देन 4 चाहिए, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे, I want probability of x is greater than 4. क्या करना चाहिए? कोई बोलेगा? सर जी जो अभी आपने ये कमांड रन की है, ये ग्रेटर देन 4 के लिए नहीं है? ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए है। तो ये क्या कमांड? मैं कह रहा हूँ ग्रेटर देन 4 चाहिए, आप कह रहे हो यही लगा लेंगे। सर क्योंकि ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है ना। ये कंटिन्यूअस नहीं है बाइनोमियल नहीं 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 डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं इन्ना नहीं लिल्लाह व नहीं इन्ना सॉरी इलैहि सर, सॉरी राजिऊन। सॉरी सॉरी सर, सॉरी बहु। ये मैं पहली डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ और आप सेकंड सेमेस्टर से लेकर तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में और अब 8वें में पहली डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा बाइनोमियल करते हैं, आप उसी को कंटिन्यूअस बना रहे हैं। सर जी वो मुंह से निकल गया गलती। ये मुंह से निकलना भी जुर्म है बाइनोमियल के मुताल्लिक तो सच्ची बताऊं तुम्हें। चलो आगे। अच्छा चले, नहीं है फिर, ये तो हमें पता है कि कंटिन्यूअस नहीं है। फिर दो हल है ना यार, एक तो मुझे लगता है कि आवाज ही नहीं आ रही आगे से, आपका कोई लोगों को रिस्पॉन्स ही नहीं आता। जी जी सर। फिर दो हल है, या तो आप करोगे 1 माइनस पी बाइनॉम और आगे x की जगह 4 और जो भी है और लोअर डॉट टेल ट्रू ही रहेगा। ठीक है, तो जाहिर है जब आप 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 4 कर दोगे, इट मींस आप यू गेट x इज ग्रेटर देन 4। एक हल, ठीक है, जैसे ये है ना, यस सर। तो आप 1 माइनस दिस कर दो, मतलब लोअर डॉट टेल अगर ट्रू रखना है तो फिर तो बेशक ना भी लिखें, दैट्स फाइन, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये आ गया, ठीक है। दूसरा सर आपके ये पास क्या ऊपर है वाली आई है जी? सर, ये वो ही आई है, ग्रेटर देन इक्वल वाली नहीं आई तो प्रोबेबिलिटी का इक्वल आंसर। टू वाली आनी चाहिए ना ये। अच्छा, दैट मस्ट बी ट्रू, इस सूरत में ये आनी चाहिए। अच्छा, दूसरा हल क्या है? अच्छा, इसमें एक चीज फिर हमें क्या पता चल रही है, सही है, तो ये तो फॉल्ट यहीं पे डिसाइड हो जाना चाहिए था जब मैंने इसको 1 किया था। अच्छा, इससे पता क्या चल रहा है हमें? चलो अब कुछ एक्सप्लेन कर दो मुझे, खैर मिस्टेकनली मैंने कर दी है तो मुझे समझ आ रही है अब। इट मींस कि जब आप लोअर डॉट क्या नाम है, किधर गया, लोअर डॉट टेल इक्वल टू जब फॉल्स करते हैं तो वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x नहीं देता, बल्कि x इज ग्रेटर देन x देता है। मतलब इसको यूं लिखना चाहिए थे यहाँ पे, इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है। अगर आप लोअर डॉट टेल इक्वल टू फॉल्स करेंगे तो इट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन x, सो 1 माइनस आपको CDF मिलेगा। तो इट मींस कि वो आसिया का तुक्का जो था वो ठीक था
कि जी वही वाली लगा दें। सर मेरा तुक्का नहीं था, पहली बात तो ये है, मैंने सही तुक्का ही बताया था, तुक्का ही था वही आगे, वरना तो आप डिफेंड करते हैं ना उसको, अगर तुक्का ना होता तो। सर वो अब आपके आगे फिर हम क्या बोल सकते हैं अब आपको? अगर आप बात ठीक कर रहे हो तो आप मेरे आगे हो या किसी और के आगे हो, इसमें क्या मतलब? ठीक है, तो इट मींस कि ये आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 4 दे रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 नहीं दे रहा। अच्छा, मुझे ये कैसे पता चला है? क्योंकि जब यहाँ 1 हुआ था ना, तो अगर 4 दोनों तरफ इंक्लूड होता तो फिर यहाँ पे ग्रेटर देन 1 आना चाहिए था ना। मैंने भी गौर नहीं किया, आप में से भी किसी ने नहीं किया। ठीक है, देखो अगर 4 दोनों तरफ है तो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 1 देन। ठीक है, तो ग्रेटर देन 4 के लिए आप लोअर डॉट टेल इक्वल टू ट्रू कर दोगे, और लेस देन और इक्वल टू 4 के लिए आप लोअर डॉट टेल को ट्रू रखोगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं कि आई नीड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन 4, अब क्या करूं? लेस देन 4, चलो जी तो आसिया, उनकी हम तुक्का नहीं था, बताओ। ग्रेटर देन की निकाल, ठीक है, उसको 1 में से माइनस कर देंगे सर। नहीं, जब ग्रेटर देन की निकाल के 1 माइनस में से माइनस करेंगे तो बीइंग डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इट विल बी, रिजल्ट क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू 4 आएगा। मुझे तो लेस देन 4 चाहिए। जी आसिया, अब बताओ जी, तुक्का तो सर नहीं वो था? साइन अब वो फॉल्स कर देंगे ना, फॉल्स कर देंगे। कर दिया फॉल्स, तो फॉल्स का मतलब ये होगा कि इट विल गिव द ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 4। मुझे तो लेस देन 4 चाहिए। तो फिर ट्रू कर देंगे सर, फिर लेस देन आ ट्रू जाएगा। कर देते हैं तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 4 देता है। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो आप सिंपल हल की तरफ क्यों नहीं जाते खुदा के बंदो? सर जी मैं बताता हूँ सर, हाँ, मैं बताता हूँ सर, हाँ, उसको हम लहदा लहदा जमा कर लेंगे, 0 और 1 2 खुदा के 3। बंदे यहाँ इसको 3 कर दो ना। लेस 3 देन भी कर 4 दें का सर, क्या वो भी मतलब है? ठीक है, ठीक। ठीक है, लेस देन जी 4 का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में। लेस देन 4 का एक ही मतलब है ना कि लेस देन और इक्वल टू 3। यस जी सर। सर। ठीक है, तो इसको इस तरह का, तो ये आप काम करते रहे हो मैनुअली। कुछ तो शायद यस मैंने सर। खुद भी करवाया हो, मेरा ख्याल है, स्टैटिस्टिकल मेथड्स में। अच्छा, आगे आपकी जी मेरे ख्याल क्लास का टाइम हो गया है, तो कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये आर की प्रोबेबिलिटीज वाला सेक्शन पढ़ने के बाद आपको नंबर 1 स्टैटिस्टिकल टेबल यूज नहीं करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको किसी भी टेस्ट की पी वैल्यूज कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक, और नंबर 3, ये याद रखें, ये पहले दिन मैंने कहा था कि सोचना आपने खुद है, आर ने सोचना नहीं है। जो आप इसे कमांड देंगे, इट लाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर, इट विल एग्जीक्यूट दैट कमांड एंड गिव यू द रिजल्ट्स इफ द कमांड इज करेक्ट एंड लॉजिकल। ठीक है, सोचने वाला काम आपने ही करना है। अगर आपको वैसे पी वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आप जितना मर्जी आर में एक्सपर्ट हो जाएं, आप पी वैल्यू उस तरह नहीं निकाल सकेंगे। अगर निकाल भी देंगे तो उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकेंगे। जो आपसे पूछेगा आप आगे से मुंह बना के कहेंगे हाँ जी सॉफ्टवेयर ने दिया है। सॉफ्टवेयर ने दिया है, ये कोई जवाब नहीं है भाई, आपने निकाला है ना, तो आप एक्सप्लेन करो। तो बहरहाल पी वैल्यू आपको निकालने के काबिल होना चाहिए इस कोर इस मतलब सेक्शन को पढ़ने के बाद, और स्टैटिस्टिकल टेबल से आपको हमेशा के लिए आज़ाद होना जाना चाहिए इसको पढ़ने के बाद। ठीक है जी, कल जी फिर सर। इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर जी। सर